कहानियों की क्यारी में आज प्रस्तुत है यशपाल जैन द्वारा लिखित उपन्यास राजकुमार की प्रतिज्ञा का चौथा भाग। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह क्या चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, न यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़े आत्मीयता से बोले, बस तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी। बोले, तुमने ठीक कहा। जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, अब तुम शिहल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बोला, बाबा जो शक्ति मुझे यहाँ तक लाई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। शाबाश बस। बाबा ने विभोर होकर कहा, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाओं की जोड़ी दी। उनकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़े पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो गया था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था। उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वह तो खड़ाओं की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। यह कैसे होगा। अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह कर सकेगा। जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर इधर उधर की बात करते हुए वे आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को कैसे मुंह दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और निर्निमेष नेत्रों से सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ बांध कर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही पैर पानी पर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह
इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियाँ, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिख पड़ा। वही था सिंहल द्वीप, जिसमें पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर उसे रोमांच हो आया, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उस सब को देखकर सकपका रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी पड़ेगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन बिछे थे। रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें काफ़ी साफ सुथरी थीं। गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। बढ़िया पोशाकें पहन स्त्री पुरुष बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। राजकुमार उस सब को देखकर मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था जैसे वह इंद्रपुरी पहुंच गया है। वह घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की वह डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफ़ेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आ खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते देखते सारे राक्षस धाराशाही हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर लिया। उसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था। उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुँचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वह पद्मिनी से मिलने महल में जा पहुँचा।
तो वहाँ के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्मों के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के साथ होने के कारण उसे अंदर प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही उसने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया।